हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, हम सितंबर करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने घटना सार की सीरीज कर ली है जनवरी से जून, जिसकी अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें जून कंप्लीट कर लिया है, फिर अक्टूबर किया था क्योंकि आप लोगों ने कहा था वो रीसेंट है, वो कर लीजिए। उसके बाद इनके बीच के महीने चल रहे हैं हमारे, जिसमें सितंबर का ये सेकेंड पार्ट है और ये हमारा यहाँ से सितंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जुलाई और अगस्त, ठीक है। उसके बाद फिर नवंबर पर आ जाएंगे। ये आप कर रहे हैं। साथ में आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आ रहे हैं, लेकिन टू क्वालिफाई और लोगों से एक कदम आगे रहने के लिए करंट अफेयर्स हमें एज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको करना पड़ेगा। अभी हम टेलीग्राम वाला देख लेंगे, जो मैंने बहुत सारी कल रात से शेयर करी हैं स्क्रीनशॉट्स। देखिए, जो भी मैं शेयर करती हूँ वो पीआईबी का या फिर किसी ऑफिशियल चैनल का ही कोशिश रहती है शेयर करने की, और मैं इमेजेस ही शेयर करती हूँ, ताकि आपको जब ढूंढना हो, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें जाकर चैनल में, तो सिर्फ आप इमेजेस ही पढ़ें। ऐसा ना हो कहीं कुछ लिखा है फिर आप अलग से इमेज देख रहे हैं। तो सिर्फ आपको मीडिया में जाना है और आपको इमेजेस सर्च करना है। 12 सितंबर के बाद से, 12 सितंबर के बाद से मैंने करंट अफेयर्स वाला शुरू किया था, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल साथ में ये अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी तसल्ली रखिए, आप लोगों से बेहतर पोजीशन पर ही हैं, ठीक है। और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की मेरी कोशिश है। बाकी आप लोग मैसेज करते रहते हैं जल्दी कीजिए और कंप्लीट करवाएंगी या बीच में छोड़ देंगी। देखिए, कंप्लीट करवाऊंगी और जल्दी करने की भी मेरी कोशिश है, ठीक है। थोड़ा सा बाकी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि करंट अफेयर्स के लिए आप टाइम निकाल सकें। राइट, तो पहले एक बार दिखा देती हूँ टेलीग्राम में जो मैंने चीजें शेयर करी हैं। देखिए, जैसे एक बार बाईपोल से संबंधित पूछा गया था, तो यूपी में कहाँ पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाईपोल हुए, तो ये भी मैंने इसकी इमेज ही शेयर करी है ताकि आपके लिए कोई टेंशन ना रहे, सिर्फ इमेजेस ही देखते रहे। मीरापुर, कुंडरकी, गाजियाबाद, खैर, करहोल, करहल, शीशामऊ, फूलपुर, खतेहरी और मजवान। तो इसको 2-3 बार ऐसे आप देख लेंगे ना, तो वहां पर जब नाम लिखे होंगे तो आपके टिक हो जाएंगे, ठीक है। रटना नहीं है हर चीज को, थोड़ा सा हमें ध्यान से कॉन्शियसली देखना होता है कई बार, और वहां पर भरोसा रखना है कि हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो वहां पर ये चीजें याद आ जाएंगी। उसके बाद अगला है ये देखिए, ये एयर टैक्सी है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, और ऐसा इसका पहला टेस्ट हुआ है, टेस्टेड इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। देन उसके बाद ये देखिए, अब ये बोइंग स्टार लाइनर वाला जो पॉइंट था, ये काफी ज्यादा चर्चा में था, ठीक है। बोइंग स्टार लाइनर से कौन गए थे, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा जब आप देखेंगे नीचे। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद इसमें बेसिकली हुआ क्या था, बोइंग स्टार लाइनर से गई थी सुनीता विलियम्स और दूसरे गए थे बुच विलमोर, ठीक है। ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो अभी जो इनका ये स्टार लाइनर था, बोइंग स्टार लाइनर, ये वापस आ गया है पृथ्वी में। ये लोग नहीं आए, 7 सितंबर को आ गया, क्योंकि अ, इसमें कुछ कमी थी जिसके कारण वो लोग वापस नहीं आए हैं। तो ये जस्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो लोग अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। देन दूसरी न्यूज है ये, अजीता श्रीवास्तव, ये पॉपुलर कजरी फोक सिंगर है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। ये जो है, ये जनजातीय नाम से समझ में आ रहा है, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए उठाए जाएंगे इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम। और ये थोड़ा सा ये फैक्ट पूछ लेता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातियां जो हैं वो इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगी, ठीक है। बजट में इसको घोषित किया गया था। अगला क्या है, अब देखो क्वाड की समिट अभी हम करेंगे उसको और डिटेल से। अब ये कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किस में लॉन्च किया गया था, क्वाड में लॉन्च किया गया था, और क्वाड के जो देश है वो एक बार देख लीजिएगा। तो बस अगर आप एक बार ध्यान से चीजों को देख लेंगे ना, तो आपको हर चीज रटनी नहीं पड़ेगी। इमेजेस से कई बार हमको चीजें याद हो जाती है, ठीक है। तभी मेरी कोशिश है कि सिर्फ मैं इमेजेस ही शेयर करूं। उसके बाद ये आते हैं, ये है हॉकी के पीआर श्रीजेश। इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है इंटरनेशनल हॉकी से। पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने हालांकि पार्टिसिपेट किया था। तो पीआर श्रीजेश ने कर दिया है अपना रिटायरमेंट घोषित। उसके बाद ये देखो, ये क्या है, ये मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया है। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 का जो है ये चेन्नई में हुआ, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे रेसिंग की कार वार से थोड़ा सा इमेज रहेगी, तो याद आ जाएगा कि हाँ भाई चेन्नई में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद
एक होगा थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये हुई थी 17 अगस्त को और इंडिया ने इसको होस्ट किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ग्लोबल साउथ में जो साउथ के कंट्रीज हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये भारत इसको होस्ट करा है अगस्त में। उसके बाद ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं लेकिन तब भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेमीकॉन इंडिया, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था सितंबर 2024 में, राइट। उसके बाद आता है ये फर्स्ट एसटीआई कॉन्क्लेव ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। अब ये क्या है एसटीआई कॉन्क्लेव, देखो एसटीआई क्या हो जाता है हमारा, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, जो हमारी पारंपरिक जो भी ज्ञान है उसका सस्टेनेबल यानी कि सतत लाइवलीहुड्स में उसका प्रयोग। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नई दिल्ली में हुई ये बस। देन उसके बाद आता है अब ये ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो नई दिल्ली में होगा अगले वर्ष। ठीक है, तो भारत टेक्स 2025 कहां पर होगा, नई दिल्ली में होगा अगले वर्ष फरवरी में। फिर आता है ये देखो चौथा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, ये भी नई दिल्ली का है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, कॉर्न एथेनॉल थ्रू कॉर्न रेवोल्यूशन। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी हमारी थीम। ज्यादा हमको नहीं जाना है, नई दिल्ली में होगा चौथा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, तो नई दिल्ली की कई सारी चीजें हमने यहाँ पर भी देख ली है। फिर आता है ये उत्तर प्रदेश का डिजिटल कॉन्क्लेव कहां पर होगा, तो अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी में ही करेंगे, तो ये राजधानी लखनऊ में होगी और इसकी थीम क्या है, अनलिमिटेड पोटेंशियल इन ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अनलिमिटेड पोटेंशियल इन ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम है। और ये डिजिटल कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश के कहाँ होगा, लखनऊ में होगा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी देखने लायक हो गई है कि कोरिया इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर हुआ। अब कोरिया का है टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, तो कोरिया में ही होगा, तो कोरिया के इल्सन सोल में होगा। ठीक है, इल्सन और ये सियोल या फिर सोल बोलते हैं वैसे इसको, यहाँ पर आयोजित होगा। और इसमें एक चीज ये हुई है कि यूपी टूरिज्म का एक बूथ लगा है। ठीक है, बस तो ये बात हमको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद इनॉग्रेट किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है नाम, क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस फॉर 6G, आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क, आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क कहाँ होगा, चेन्नई में होगा। तो यहाँ पर पारंपरिक और क्वांटम कम्युनिकेशन 6G के लिए इससे संबंधित एक रिसर्च पार्क शुरू किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी मद्रास में। ठीक है, तो ये दो चार पॉइंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये आता है, अब एक ये आता है यूनिक मॉडल लाया गया है टीबी मुक्त म्यूनिसिपैलिटीज प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम। स्वस्थ नगरम प्रोजेक्ट किसका है, ये हैदराबाद में तेलंगाना में बेसिकली शुरू किया गया है। और इसके स्वस्थ नगरम के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्वस्थ किससे कर रहे हैं, टीबी से। ठीक है, तो ये टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम, किस राज्य का है, तेलंगाना। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। फिर आता है एक ये, अभी हमने उत्तर प्रदेश का डिजिटल कॉन्क्लेव देखा लखनऊ में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक एग्रोटेक, ये भी ग्लोबल एग्रोटेक हो रहा है। तो अब ऐसा कुछ अगर होगा अगले वर्ष 2025 फरवरी में, तो ये हमारा लखनऊ में होगा। ठीक है, अभी हमने एक देखा भारत टेक्स, भारत टेक्सटाइल वाला। ठीक है, तो अब वो भारत का हो रहा है तो वो दिल्ली में हो रहा है, ये भी फरवरी, ये भी कब होगा, फरवरी 2025 में। और एग्रोटेक ग्लोबल उत्तर प्रदेश का एग्रोटेक भी फरवरी 2025 में होगा। दोनों चीजें एक हो रही है हमारे प्रदेश की राजधानी में, एक देश की राजधानी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अब ये क्या हुआ है, अब ये पशुधन कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति वर्ष 2024 से 29 तक के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। तो हमें बस थोड़ा सा पता होना चाहिए 24 से 29 तक की इसकी सीमा। इसमें होगा क्या कि संतुलित और पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रा में सभी जितने भी हैं ये लाइव स्टॉक एनिमल सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज आ गई है कि एक यूएन वाटर कन्वेंशन है, इसमें आइवरी कोस्ट जो है ये 10वां सदस्य बन गया है, 10वां अफ्रीकन नेशन बन गया है यूएन वाटर कन्वेंशन में, आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो वाटर की बात आ रही है तो कोस्ट 10वां बन गया था। इसके बाद और नेशंस कौन कौन से हैं, सियरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये भी इसको इससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आइवरी कोस्ट के बाद सियरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, देन
ये एक फर्जी सा पॉइंट है, लेकिन देख लो, डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है भारत का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ। तो अगर कुछ फर्स्ट निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स और एफटीएफ आ जाए तो वो डीएसपी डीएसपी जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो डीएसपी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ऐसे बस एक पॉइंट याद कर लो, हर चीज की डिटेल में नहीं जाना है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है क्लीन प्लैनेट प्रोग्राम। ये किससे संबंधित है क्लीन प्लैनेट प्रोग्राम? हॉर्टिकल्चर सेक्टर से। हॉर्टिकल्चर में भारत के जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसको रिवोल्यूशनाइज करने में ये सहयोग करेगा, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित ज्यादा हमको नहीं देखना है, ये पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। तो ये हमारा फूल सब्जी इसकी खेती होती है, ठीक है, बागवानी इसकी हिंदी होती है। इसके अंतर्गत होगा क्या? इसके अंतर्गत बेसिकली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश होंगे और इस इम्प्लीमेंट होगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा इसके साथ मिलकर। बस इसका संबंध किससे है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ये पहला बन गया है भारत का बैंक जो साइन करेगा पीसीएएफ, ठीक है। अब ये पीसीएएफ क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। पीसीएएफ का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में सबसे पहला कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन अब देखो, एक बार याद हो अगर तो सीयूईटी का जो एग्जाम होता है उससे संबंधित पूछा गया है, ठीक है। और फिर हमारा नीट से संबंधित बवाल भी बहुत रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए जो नेक्स्ट है ये क्या है। ये है नेशनल एग्जिट टेस्ट। किससे संबंधित है? फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट से। 2023 से ये शुरू हो गया है और ये बेसिकली रिप्लेस करेगा जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस पीजी का टेस्ट होता था उसको, ठीक है। तो बस हमको ये पता होना चाहिए नेक्स्ट है क्या। ये है नेशनल एग्जिट टेस्ट, एमबीबीएस वालों से संबंधित है, ठीक है। फिर ये वाधवन पोर्ट या वधावन पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है, ये काफी ज्यादा चर्चा में था, हम इसको कर भी चुके हैं। बस इसको अभी हाल ही में मोदी जी ने इसका वो किया, इनॉग्रेट फाउंडेशन स्टोन जो है उसको रखा। तो ये 76,000 करोड़ की परियोजना है बस, ठीक है। बाकी ये कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज देगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारा मेंस के लिए हो जाता है, इतना ज्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ना है। देन अब देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अभी रिसेंटली क्या किया गया था कि अब जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है वो भी हमारे देश आ सकती हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों से हम कहेंगे कि तुम आओ, ठीक है, तुम ही सबसे ज्यादा उछल उछल कर भारत आए हो, सबसे पहले तुम आओगे। और इन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ये भारत की पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन गई है जो अपना कैंपस सेट करेगी दिल्ली एनसीआर में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन हमारा इंग्लैंड का हो गया, ठीक है। देन अगला देख लेते हैं। अब बात आती है पहली इंडियन कंपनी जो कितना क्रॉस करेगी, जो क्रॉस करी है लगभग 20 लाख करोड़, ठीक है। तो अब ये हमारी रिलायंस ही होगी, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा है। ये सारी चीजें वो हैं जो हम हर समय रटे ना कि हम रट रहे हैं, बस हम रट रहे हैं, हम एक बार देख लें, हमारा आंसर टिक हो जाएगा। उसके बाद एक चीज आती है, अब ऑस्ट्रेलिया के जो एंथनी एल्बनीज हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या कहा है कि इनको लगा कि अब जो छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया उनके लिए बैन कर देना चाहिए। तो ऐसा एक न्यूजीलैंड के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सिगरेट बैन से संबंधित। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया से बैन करने वाला, ऐसा प्रावधान लाने वाला पहला देश है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आता है 12 नए प्रोजेक्ट्स, नई इंडस्ट्रियल सिटीज जो है कैबिनेट ने उनको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये ग्रैंड नेकलेस बनेगा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का, ठीक है। इसमें बेसिकली 10 स्टेट्स होंगी, 10 स्टेट्स के ये 12 सिटीज हैं और 6 मेजर कॉरिडोर्स होंगे, ठीक है। तो अब इसमें उत्तर प्रदेश के जो 2 हैं उनको हमें ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश का आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल सिटी बनेगी, ठीक है। बाकी देख लीजिए एक बार, खुरपिया उत्तराखंड का, और बाकी ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा पूछे जाने वाली संभावना नहीं होती। उत्तर प्रदेश का याद रखना, एपी है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में कौन है? एपी। एक है इधर का आगरा और उधर से है प्रयागराज, ठीक है। तो एपी जो है ये हमारा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का हिस्सा है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, अब केरला सबसे पढ़ाई में तेज है, लिटरेसी रेट है यहाँ का सबसे अच्छा। तो इन्होंने अपना पहला डिजिटल कोर्ट की जो ब्रांच है वो कोल्लम में खोली है, ठीक है। तो केरला में केरला हाई कोर्ट की पहली डिजिटल कोर्ट की ब्रांच कहाँ खुली है? कोल्लम में। देन अगला देख लेते हैं। अब ये आता है, डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है धुली खेल। धुली खेल नेपाल का पहला
फर्स्ट हेल्दी सिटी है और एशिया का दूसरा। ठीक है, तो ये नेपाल का फर्स्ट हेल्दी सिटी क्या है? धुली खेल। तो ये धुल कर आया है, धुल कर खेल रहा है, तो ये हमारा हेल्दी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। देन अब ये देखो, अभी आपको पता है, आप लोगों ने अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पक्का पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बन गए हैं यूएस के नए राष्ट्रपति। ठीक है, वो जनवरी में लेंगे, जनवरी में वो जो अपनी पोस्ट है वो ग्रहण करेंगे। फिलहाल उनके इलेक्शन से ही पता चल गया है कि वो बनने वाले हैं यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बाद। अब हुआ क्या, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में अगेन ये सुनीता विलियम्स वही बोइंग स्टारलाइनर वाली, और दूसरे बुच विल्मोर, इन लोगों की चर्चा में आया कि ये लोग गए तो 8 दिन के लिए थे, रह गए हैं वहां पर 8 महीने लगभग लगभग। अब नासा ने कहा है कि अब फरवरी तक इनको वापस ला पाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों के वोटिंग से संबंधित बात हुई। तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यूएस में, ऐसा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी अपना दे सकते हैं वोट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ कब था? तो 1997 में टेक्सास लेजिस्लेचर ने पास किया था एक बिल जिसमें जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वोट कर सकते हैं। तो जब इन्होंने किया था, वो सबसे पहले कौन बने थे वोट करने वाले? वो थे डेविड वुल्फ। ठीक है, तो काफी चालाक थे, वुल्फ थे कि वो स्पेस में रहकर भी वोट कर सके। ठीक है, तो इससे नाम याद रख लेना बस। उसके बाद ये देख लेना, लापता लेडीज, देखा भी होगा सुना भी होगा। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स 2025 के लिए। देखिए, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए, ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर एक साथ कर दिए हैं। जैसे पैरालंपिक की जो आर्चरी में चैंपियंस हैं, शीतल देवी और राकेश, इन दोनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बनाया है? इन लोगों को आइकन बनाया है वोटर अवेयरनेस के लिए। ठीक है, नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन बने हैं दोनों लोग। कौन कौन? शीतल देवी और राकेश कुमार। ठीक है, उसके बाद ये जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं। 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2024 का जो हुआ, ये 16 अगस्त का था, लेकिन एक साथ ही कर दिया है मैंने। तो बेस्ट फिल्म ट्वेल्थ फेल थी। ठीक है, तो ये गेस कर लोगे। उसके बाद लापता लेडीज जो है अभी हमने देखी, ये क्या है? ऑस्कर्स के लिए है, तो ये क्रिटिक्स चॉइस में बेस्ट फिल्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो इतना क्रिटिक्स विटिक्स नहीं पूछेंगे, लेकिन तब भी बता दिया। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो कबीर खान, चंदू चैंपियन के लिए मिला है इनको, और निथिलन समीनाथन, ठीक है, इनको मिला है महाराजा के लिए। ठीक है, तो किसको किसको मिला है? ये 2 अवार्ड्स हैं। एक तो चंदू चैंपियन, वो कार्तिक आर्यन वाली, कबीर खान को मिला है इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर, और महाराजा के लिए निथिलन समीनाथन को मिला है। ठीक है, स्वामीनाथन या फिर सामीनाथन। ठीक है, सामीनाथन, ये विकिपीडिया के पेज से लिया मैंने। देन एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के। ठीक है, और फिर एक्ट्रेस कौन है? पार्वती उलोजुकी कर कर जो मूवी है इसकी एक्ट्रेस है, और इनको ये मिला है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रख लेना। और पीपल्स चॉइस अवार्ड एक मिला है रॉकी और रानी को, तो वो तो फर्जी टाइप की मूवी थी, तो पीपल्स को ऐसी मूवी पसंद आती है। ठीक है, इसीलिए वो बस थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, तो ये एक बार ट्वेल्थ फेल हो गई। कबीर खान चंदू चैंपियन के, निथिलन स्वामीनाथन महाराजा के, कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के, और पार्वती उलोजुकी। ठीक है, अब कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन तो याद हो जाएंगे, इनका थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा, पार्वती उलोजुकी। एक बार ये देख लेना। फिर आता है 76वां एमी अवार्ड। देखो, एमी अवार्ड जो है इसमें एक्टर एक्ट्रेस और ड्रामा सीरीज कौन सी थी? तीनों ही शोगुन है। एक्टर भी शोगुन के, और एक्ट्रेस भी वहीं की, और ड्रामा सीरीज भी शोगुन। ठीक है, तो तीनों जगह शोगुन है, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। एक्टर इन लीडिंग रोल कौन हो गए? एक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरो। तो ये हीरो यूकी है, तो हीरो याद रख लेना। एक्ट्रेस एना। ठीक है, तो हीरोइन कौन है? एना। ठीक है, और इसमें पहले भारतीय वीरदास बने हैं जो एक कॉमेडियन भी है, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा वो किया था, जो अनाउंसमेंट वगैरह होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी बता दिया। चलो, उसके बाद ये देख लो, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, और उन्हीं के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इससे पूछ लेता है। तो एनसीएपी, एनसीएपी क्या हो गया? नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज जो है इनकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कौन है? 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन। दूसरी कैटेगरी है 3 से 10 लाख वाली। तीसरी कैटेगरी है 3 लाख से कम वाली। तो पहली क्या हो गई? जो 10 लाख से ज्यादा है। फिर 3 से 10 की हो गई, फिर
कौन सी हो गई, 3 से कम। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो जो सबसे बड़ी है 10 लाख से बड़ी वाली, तो वो किसको मिली है, सूरत, जबलपुर, आगरा। ठीक है, तो हमारा आगरा आ गया है क्लीन एयर सिटीज में, तो अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद अगर चौथे नंबर पर देखोगे तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। चौथा है हमारा लखनऊ, पांचवा है हमारा कानपुर। ठीक है, कानपुर। ठीक है, तो सबसे बड़ी कैटेगरी में यानी कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली में, तो वहां पर सूरत, जबलपुर, उसके बाद ए एल के हमारे कौन है, आगरा, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, तो आगरा, लखनऊ और कानपुर, इनको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स में 10 लाख से ज्यादा वाले जो पॉपुलेशन वाले शहर है उसमें नीचे की 3 पोजीशन मिली। ठीक है, तो ये 5 तक हमें इसलिए याद रखना पड़ेगा, तो ये चीजों को याद रख लीजिएगा। फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसकी सूरत देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 लाख से ज्यादा वाले में, तो सूरत, फिर जबल, फिर आगरा, फिर क्या बोला मैंने, ए एल के, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ए एल के। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। फिर दूसरी कैटेगरी आती है 3 से 10 लाख वाली, तो ये भी आ जाता है हमारा फिरोजाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर अमरावती, महाराष्ट्र का, फिर झांसी, उत्तर प्रदेश का। इसमें चौथे नंबर पर है गोरखपुर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकती हैं चीजें अगर आप यहाँ पर रहते होंगे, बट स्टिल हमको पढ़ने से मतलब है। तो 3 से 10 लाख में कौन हो गया, फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी और गोरखपुर। ठीक है, फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी और गोरखपुर। ठीक है, उसके बाद फिर से अभी एक बार रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। तीसरी कैटेगरी जो है, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है रायबरेली, नलगोंडा और उसके बाद नालागढ़। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में क्या आ गया, राय नल नाला। ठीक है, तो ये जो रायबरेली है ये तो यूपी की हो गई, नलगोंडा हो गया तेलंगाना का, और नाला नाला हो गया हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ठीक है, तो राय नल नाला तीसरी कैटेगरी की, कोई राय नहीं ले रहा है, जो 3 लाख से कम है वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, इनकी कोई राय नहीं ले रहा है, तो ये नल और नाला, राय नल नाला, ये तीसरी कैटेगरी के याद करो, राय नल नाला, राय कोई ले नहीं रहा तो राय से शुरू हुआ ये। ठीक है, तीसरी कैटेगरी के अंडर 3 हो गए। दूसरी कैटेगरी को फिर से देख लेते हैं, तो इसमें कौन था, फिरोजा, अमरावती, झांसी और फिर गोरखपुर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में फिरोजाबाद, फिर अमरावती, फिर झांसी, फिर गोरखपुर। ठीक है, 3 से 10 वाली में आ गए। पहली में पहला है, पहली कैटेगरी है, सबसे बड़ा है, तो इनका सूरत से शुरू करेंगे, सूरत देखने से। सूरत, जबल, आगरा, सूरत, जबल, फिर ए आगरा, सॉरी ए एल के, आगरा, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी एक बार 2-3 बार देख लेना ताकि वहां पर हमारा सही हो जाए। फिर आगे देखते हैं, देखिए ये वाला ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि वो वापस आ गया है, बोइंग स्टार लाइनर वापस आ गया है विदाउट एस्ट्रोनॉट्स। अब ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बाइनियल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस है इंडियन एयरफोर्स की। बाइनियल यानी कि क्या हो गया, द्विवार्षिक, 2 वर्षों में होने वाली। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का प्लान किया गया था 2023 में, लेकिन हुआ कब, अगस्त और सितंबर 2024 में। ठीक है, ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो 2 फेजेस में हुई है, बेसिकली 2 फेजेस में इसको आयोजित किया गया, और ये पहली है भारत के इंडियन एयरफोर्स की है तरंग शक्ति। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो है हमारे एग्जाम में, इसको ध्यान से सुन लेना। तो ईच फेज में होगा क्या, 70 से 80 जो एयरक्राफ्ट ने वो डिप्लॉय किए जाएंगे, ये सब होगा। पहला एडिशन में 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। वो कौन कौन से थे, अपने मिलिट्री एसेस के साथ किसने किया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, यूएई, यूके, यूएस, ये सब ने पहले फेज में किया है, पहले एडिशन में किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसके साथ साथ 18 अदर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है ऑब्जर्वर्स की तरह। ठीक है, तो अब ये 11 कंट्रीज ने पहले एडिशन में आ गए, लेकिन अब ये 2 फेजेस में अलग अलग आए, कुछ पहले में आए कुछ बाद में आए। ठीक है, इसके 18 ऑब्जर्वर्स हो गए, और ये तरंग शक्ति जो है ये फर्स्ट और लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो होस्ट किसके द्वारा की गई है, हमारे भारत के द्वारा। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, ये सब नहीं पूछेंगे। तो ये 2024 में ही शुरू हुई है, 2 फेजेस में हुई, ये हमने देख लिया। उसके बाद डेब्यू एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन लैटर हाफ ऑफ 2024, मतलब अगस्त और सितंबर में, 2 फेजेस में। पहले फेज में जो हुआ वो कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुलूर एयर
फोर्थ स्टेशन तमिलनाडु में। पहला फेज यहाँ पर हुआ और फर्स्ट फेज में कौन कौन आया? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके, यूरोपियन जो थे वो आ गए सारे। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके। दूसरा फेज जो हुआ ये जोधपुर राजस्थान में हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन आया? तो ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो इंपॉर्टेंट हो गए, यूएस, यूएई। ठीक है, फिर जापान, ग्रीस, सिंगापुर, बांग्लादेश, ये हमारे सेकेंड फेज में है। तो पहला फेज याद रख सकते हो यूरोपियन से, बाकी जो बचे हैं यूएस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, ये सब आए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रख लेना पहला फेज कहाँ हुआ? सुलूर में। ठीक है, तो सुलूर वाले में यूरोपियन आए, ये सुलूर तमिलनाडु है। दूसरा कहां पर हुआ? जोधपुर में। जोधपुर में बाकी बच्चे कुछ सब आए और ये कहां पर है? राजस्थान में। कुल कितने ने पार्टिसिपेट किया? कुल थे 11। कुल कितने थे? 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट एडिशन में। ठीक है, ये देख लिया हमने। उसके बाद ये भी मैंने शेयर कर दिया है वहां पर, ये जो अजीता श्रीवास्तव है, पॉपुलर कजरी फोक सिंगर है जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, फिर एक है पॉइंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इसने क्या लॉन्च किया है? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स विद लीप, इसको इन्होंने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को। तो ये अब बेसिकली है क्या? तो ये जो है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये आ जाए अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो DAYNRLM, इसके द्वारा लॉन्च कौन सा किया गया है? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। ठीक है, और ये लीप के सहयोग से इसको कर रहा है। और इसका होगा क्या? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, टारगेट क्या है? रूरल लीडर्स। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। तो रूरल लीडर्स, फ्रंटलाइन चेंज एजेंट्स एंड विलेज एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो जो लोग विलेज लेवल पर इनको एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो अग्रणी पंक्ति के परिवर्तन परिवर्तन ला सकते हैं, ग्रामीण उद्यमी जो हैं उनके लिए बेसिकली ये लाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट हमारा। उसके बाद आ जाता है पेरिस ओलंपिक्स। देखो पेरिस ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है खुद, और ओलंपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम पेरिस ओलंपिक्स करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम यहाँ पर इस वाले में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इसको लर्न कर लीजिए ताकि ये खत्म हो जाए हमारा। तो पेरिस ओलंपिक्स में अगर देखो तो भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 18। ठीक है, भारत को मेडल्स कितने मिले? भारत को मेडल मिले हैं 29। ठीक है, 29 में 7 गोल्ड है, 9 हमारे सिल्वर हो गए और 13 ब्रॉन्ज हो गए। तो हमें ये सारे नंबर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये ज्यादा बता रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इंडिया एट पैरालंपिक्स कितने जीते इन्होंने मेडल्स? 29 जीते। 18वीं रैंक है और दोनों में एक एक नंबर बढ़ा दो, 29 मेडल्स जीते। ठीक है, और फिर जीते कितने हैं? गोल्ड 7, फिर 9, फिर 13, 7 9 13, 7 9 13, ये इन्होंने जीते हैं मेडल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? अब हम थोड़ा सा पुराना भी देखें। अब पैरालंपिक्स की अगर हम देखें तो इंडिया की पैरालंपिक्स जर्नी 2012 से 20 तक की क्या रही है? 12 का जो लंदन में हुआ था उसमें सिर्फ एक मेडल मिला था, वो भी सिल्वर। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो कितना हमको डिफरेंस पता चलता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2016 का रियो में हुआ था, तब इन्होंने जीते थे 4 मेडल केवल, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था। ठीक है, फिर 2020 का टोक्यो में हुआ, जो 2020 का था, इसमें इन्होंने 29 मेडल्स जीते थे। तो 19 से ये सॉरी 19 जीते थे, अब फिलहाल 19 से किस पर आ गए हैं? 29 पर। 10 मेडल्स की बढ़ोतरी हुई है, पहले 1, फिर 4, फिर 19, फिर 29। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेरिस, ये जो पैरालंपिक्स हुए बेसिकली पेरिस में हुए, तो आपको समझ में ही आ गया, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुए। ठीक है, उसके बाद इनके थोड़े से फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसको देख लें। ये देख लो, तो अब इंडिया की रैंक 18 है अगर, तो बाकी टॉप 4 भी तो कोई होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं चाइना। ठीक है, इनको अब इनके पदक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर बताती हूँ अच्छा क्या लर्न करना है, पहले देख लो। फिर आता है ब्रिटेन, तो पहले चाइना, फिर ब्रिटेन, फिर यूएस, फिर आ जाता है चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स। ठीक है, तो चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा 18वां ध्यान रखना। तो CBU, ठीक है, बी से ब्रिटेन है। ठीक है, या फिर यूके कर लो। तो पैरालंपिक्स में क्या रैंकिंग रही? CBU,
क्यू, सीबीयू रैंकिंग रही, तो अब इसमें सी से चाइना, बी से ब्रिटेन और यू से यूएसए। सीबीयू रैंकिंग रही, भारत हमारा 18 रहा। भारत ने जीते कितने मेडल्स? 29 मेडल जीते। इन 29 में 7, 9, 13 का रहा है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, और पिछले साल भारत ने 19 जीते थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कंपैरिजन में 2020 के टोक्यो में। राइट, सबके अब मेडल्स मत लर्न करिए, सब कुछ लर्न करने में कुछ नहीं याद रहता, इसीलिए थोड़ा सा ये देख लो कि भारत को 7 गोल्ड मिले और जो फर्स्ट आया है उसको कितने मिले हैं? 94। ठीक है, इनकी टोटल मेडल टैली हो गई 220 और भारत की कितनी है? 29। ठीक है, तो कंपैरिजन थोड़ा सा ऐसे देख लो तो याद रख जाएगा। ब्रिटेन को उसके उल्टे मिले हैं, इनके 94, इनके 49 और इसका भी लगभग आधा हो गया, 220 का लगभग लगभग आधा, 124। ठीक है, तो ऐसे कर कर थोड़ा सा मेडल याद रख लेना बस। और भारत के यहाँ 29 थे, 29 मेडल्स हैं और भारत को गोल्ड कितने मिले हैं? 7। ठीक है, तो ये एक फिगर थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद अब ये जो विनर्स हैं, अब विनर्स 29 तो नहीं पूछे जाएंगे, ना ही हम 29 के नाम लर्न कर सकते हैं, लेकिन हम किसको याद रखेंगे? जिनको मिला है गोल्ड मेडल, क्योंकि वो मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, वो पूछा भी गया है। सबसे पहले हरविंदर सिंह जो है, ये आर्चरी के हैं, मेंस इंडिविजुअल रेस्क्यू ओपन में इनको गोल्ड मिला। ठीक है, फिर सुमित अंतिल एथलेटिक्स की जैवलिन थ्रो में इनको गोल्ड मिला। देन किसको गोल्ड मिला है? फिर धर्मवीर, अभी सबके नाम लर्न करवा दूंगी। धर्मवीर एथलेटिक्स के हैं, मेंस क्लब थ्रो 551 में, F51 में इनको गोल्ड मिला। फिर प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप में गोल्ड मिला। देन नवदीप सिंह एथलेटिक्स के हैं, इनको गोल्ड मिला। बैडमिंटन में नितेश कुमार, इनको गोल्ड मिला। ठीक है, उसके बाद शूटिंग में अवनी लखेरा को गोल्ड मिला। ठीक है, तो ये गोल्ड वाले ही हमारे साथ है लर्न करने के लिए, इन्हीं को लर्न कर लेते हैं, बाकी नहीं लर्न करना है। देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर एथलेटिक्स वालों को ज्यादा गोल्ड मिला है, तो हम पहले लर्न करेंगे एथलेटिक्स वालों को। ठीक है, एथलेटिक्स में गोल्ड किसको किसको मिला है? सबसे पहले मिला है सुमित को। ठीक है, सुमित अंतिल। उसके बाद किसको मिला है? धर्मवीर को। ठीक है, फिर किसको मिला है? फिर मिला है प्रवीण को, फिर मिला है प्रवीण कुमार को और उसके बाद नवदीप सिंह को। ठीक है, तो किसको किसको गोल्ड मिला है एथलेटिक्स में? सुमित सुमित धर्मवीर, प्रवीण और नवदीप। ठीक है, तो चारों लोगों के नाम बोल लो। सुमित, धर्मवीर, प्रवीण और नवदीप, ये हमारे 4 एथलेटिक्स से संबंधित हैं जिनको गोल्ड मिला है। कौन कौन? सुमित, धर्मवीर, प्रवीण और हमारे नवदीप। ठीक है, ये हो गए 4। उसके बाद अब किसमें मिला है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो सुमित अंतिल है, इनको मिला है जैवलिन थ्रो में। ठीक है, जैवलिन थ्रो में। मेंस क्लब थ्रो में मिला है धर्मवीर को। ठीक है, मेंस हाई जंप में मिला है प्रवीण को और मेंस जैवलिन थ्रो में अगेन नवदीप को मिला है। ठीक है, तो ये मेंस जैवलिन थ्रो नवदीप हो गए, मेंस हाई जंप प्रवीण हो गए, धर्मवीर मेंस क्लब हो गए और सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो हो गए। तो ये हमारे 4 लोग कौन हो गए? एथलेटिक्स वाले, गोल्ड वाले। ठीक है, अब बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन नितेश कुमार। ठीक है, तो ये नितेश कुमार जो है, इनको बैडमिंटन का मिला है। मेन सिंगल में ये जीते। अवनी लखेरा शूटिंग में महिलाओं में इनको मिला है, तो ये तो याद रहेंगी। और ये नितेश कुमार याद रख लेना। बैडमिंटन बैडमिंटन ये जो बैड वाले हैं, बिहार से याद रख लेना, नीतीश कुमार वाले से नितेश कुमार। ठीक है, तो ये बैड लोग पॉलिटिक्स से कुछ कहानी बनाकर याद रख लेना, कुल मिलाकर नितेश कुमार हमें याद होने चाहिए। फिर आता है आर्चरी। आर्चरी में हरविंदर सिंह। ठीक है, हरविंदर सिंह एक अलग है, इनको मिला है आर्चरी में। एक नितेश कुमार अलग है जो बैड है बैडमिंटन से, और फिर अवनी लखेरा हमारी किससे संबंधित हो जाएंगी? शूटिंग से। ठीक है, इतने लर्न हो गए। बाकी चाहिए तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो दूसरों के नाम लर्न कर सकते हैं, आपकी अगर इतनी कैपेसिटी है रटने की तो। ठीक है, बाकी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेने हैं जो मैं बता देती हूँ। तो डेट क्या थी पैरालंपिक्स की, ये मैंने बता दी। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसमें भारत से 84 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोग? 84 एथलीट्स गए थे। ठीक है, इसमें 3 नए स्पोर्ट्स जो है उनको ऐड किया गया था। 3 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? 3 नए स्पोर्ट्स इसमें जो ऐड किए गए थे वो हो जाएंगे हमारे पैरा साइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ठीक है, कौन कौन से? पैरा साइक्लिंग। ठीक है, उसके बाद रुक जाओ,
पैरा साइकिलिंग, ठीक है, और उसके बाद पैरा रोइंग, रोइंग, और एक ब्लाइंड जूडो, ब्लाइंड जूडो, ये तीनों खेलों को ऐड किया गया है इस वाले कंपटीशन में। भारत ने इस बार सबसे ज्यादा जीते हैं अभी तक के सारे में, ये तो आपको पता ही चल गया है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें फ्लैग बेयरर्स जो ओपनिंग सेरेमनी में थे, तो ये जो सुमित अंतिल हैं, ये एक थे ओपनिंग में, सुमित अंतिल, ठीक है, लग रहा है इनके में अंतिम वाला, लेकिन ये है फ्लैग बेयरर स्टार्टिंग वाले, ठीक है। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री, देखो सुमित की भाग्य ने साथ दिया तभी वो गोल्ड जीत पाए, तो भाग्यश्री और सुमित अंतिल ने शुरुआत की थी, ये फ्लैग बेयरर्स थे ओपनिंग सेरेमनी के, ठीक है। और फिर हरविंदर, जो भी हमने हरविंदर को पढ़ा है, ये जो हरविंदर है ये रहे हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के आर्चरी वाले, ठीक है। तो ये आर्चरी वाले हरविंदर, हरविंदर ने प्रीति का साथ लिया, ठीक है, तो हरविंदर की प्रीत, ठीक है, इस तरह से लर्न कर लो। हरविंदर और प्रीति पाल जो थे, ये दोनों लोगों ने पेरिस ओलंपिक्स में क्लोजिंग सेरेमनी करी, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। देन इसके साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर हमको क्या देखना है, फिर हमको ये याद रखना है कि एक है मरियप्पन, ठीक है, मरियप्पन नाम से याद रखिएगा बस। ये एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में कोई ना कोई लगातार मेडल जीता है, पहले भारतीय बन गए हैं 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स, अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो समझ जाइएगा पैरालंपिक्स की बात हो रही है। इन्होंने गोल्ड जीता था 2016 में, फिर सिल्वर जीता और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो तीनों बार लगातार इनके जो मेडल्स हैं वो घटते गए, लेकिन ये मरियप्पन का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हाई जंप में से संबंधित है। उसके बाद इसमें क्या था, एक दीप्ति, दीप्ति जीवन जी कर है, ये पहली इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड महिला है जिन्होंने जीता कुछ, ठीक है। तो जीवन से याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअली जीवन जी से संबंधित है। और ये जो हमने अभी राकेश कुमार और ये देखी नहीं शीतल देवी, क्या बन गई हैं दोनों लोग, ईसीआई के नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन्स बन गए, ठीक है। तो ये जो शीतल देवी है, ये सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक है, पैरालंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। देन फिर हमको क्या ध्यान रखना है, पहली महिला जो 2 जीती हैं मेडल्स, ठीक है, पहली भारतीय महिला जो पैरालंपिक में 2 मेडल्स जीती हैं, वो हमारी प्रीति पाल है। जो प्रीति पाल है, ये वही है जो हरविंदर सिंह के साथ क्लोजिंग सेरेमनी में थी, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा गोल्ड मेडल वाली अवनी लखेरा, ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, पिछली बार भी जीता था, इस बार भी जीता है, तो अवनी लखेरा ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा, और इससे ज्यादा नहीं याद रखना है, आप कहेंगे ऑलरेडी बहुत बता दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अब एक ये क्या है, ये इनकमिंग विजिट्स देख लेते हैं। आउट गोइंग तो हम देख चुके हैं कि मोदी जी पूरे साल कहाँ कहाँ गए, अब हमारे देश में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो एक बार जैसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि किस देश के फॉरेन मिनिस्टर या चांसलर किस देश के आए थे भारत विजिट करने, तो थोड़ा सा ये सीक्वेंस हमें पता रहना चाहिए। तो जो ऑफिशियल विजिट थी प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन की, वो भारत में हुई अक्टूबर में। जर्मन चांसलर जो ये ओलाफ शोल्स है, ये भारत में ऑफिशियल विजिट पर आए अक्टूबर में ही, ये मंथ मंथ नहीं याद रखना है, बस थोड़ा सा एक सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज रिकॉल कीजिए, जब हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स को, तो हमने देखा था कि मोदी जी स्पेन के प्रेसिडेंट के साथ वडोदरा में वो इनॉग्रेट किए हैं C-295 एयरक्राफ्ट का, जिसमें स्पेन की पहले हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये आए थे भारत में, ठीक है, तभी ये हुआ। इनका नाम क्या है, सांचेज करके है, ठीक है, स्पेन के सांचेज याद रखना, SANCHEZ, ठीक है। जर्मन चांसलर हो गए हमारे, कौन हो गए, ओलाफ शोल्स, ये आए थे। उसके बाद कौन आया, उसके बाद कोई प्रेसिडेंट वगैरह हो तो याद रखना है, अदरवाइज हमको सबके नाम नहीं याद रखने, बस एक बार कंट्रीज का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये जर्मन चांसलर भी कब आए थे, ये आए थे हमारे अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद ओलाफ शोल्स के बाद कौन आया, उनसे मतलब पहले, नॉट बाद, ये आए थे मालदीव वाले, ठीक है। मालदीव्स के भारत आए थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और मालदीव्स के बीच में जो संबंध थे वो इतने अच्छे थे नहीं, तो इनके आने को एक भारत के लिए महत्वपूर्ण विजिट मानी गई, ठीक है। तो इनका नाम क्या है,
मोहम्मद मुइज्जू, मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू, यहाँ पर आए और इनको काफी ज्यादा इनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई, और कोई अगर आएगा तो कोई ना कोई मीटिंग जरूर होगी, कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो हम देखेंगे मोहम्मद मुइज्जू के आने से। जो मालदीव्स के ऊपर चाइना का जो हम देख रहे हैं प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और मुइज्जू के समय ही मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चली, ठीक है, उसके बाद उनकी ये विजिट और महत्वपूर्ण हो जाती है, स्पेशली हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, मालदीव्स के आए थे मुइज्जू। फिर ये ऑफिशियल विजिट रही जमाइका के प्राइम मिनिस्टर की, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्राउन प्रिंस आए अबू धाबी के सितंबर में। ठीक है, देन ये मलेशिया के स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया सेरी अनवर बिन इब्राहिम ये आए। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वियतनाम, वियतनाम के आए फैम मिन चिन, प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की सोशलिस्ट रिपब्लिक के हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के, वो भारत आए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। ये भी अगस्त में आए, ये भी जुलाई के एंड में अगस्त में आए। ठीक है, फिर बांग्लादेश की विजिट जून में हुई थी, फिर तो वो भारत में ही आकर शरण ले ली। उसके बाद इससे पहले विजिट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुई मालदीव्स के, पहले मई में आ गए थे, फिर बाद में उनके प्रेसिडेंट आए। ठीक है, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यूक्रेन के भी आए थे। तो बस ये थोड़ा सा देख लेना, रिसेंट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बस। ठीक है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट्स की विजिट देख लेते हैं। अब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट, तो इनकी जो विजिट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्टूबर में ये कहाँ गई, अक्टूबर में इनकी विजिट रही 3 देशों में, अल्जीरिया, मॉरिशियाना और ये मालावी, यहां पर गई थी। उसके बाद स्टेट विजिट रही इनकी फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते में। ठीक है, ये जुलाई के महीने में थी, अगस्त से अगस्त में थी बेसिकली। और उसके बाद इनकी विजिट थी टू मॉरिशियस। ठीक है, तो अभी वाला मॉरिशियस, अल्जीरिया, मॉरिशियाना और मालावी, ये जो 3 अफ्रीकन नेशंस हैं, इनकी ये विजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, तो ये G20 में अफ्रीकन यूनियन जो है वो हिस्सा बन गया, उसके बाद की ये पहली विजिट है। ठीक है, तो मतलब भारत की, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 देश कौन से हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिनको विजिट किया गया, अल्जीरिया, मॉरिशियाना, मलावी। उसके बाद ये अगस्त में कहाँ गई थी, ये भी 3 देशों में गई थी विजिट करने, पैसिफिक के, ये फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था, अगर आपने न्यूज थोड़ा सा याद हो आपको, तो हुआ क्या था यहाँ पर, तिमोर लेस्टे ने इनको सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अपने यहाँ का, वो कन्फेयर किया था। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। ठीक है, तो वो कौन सा देश था जिसने राष्ट्रपति को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, तो तिमोर लेस्टे ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा था, न्यूजीलैंड जब गई तो न्यूजीलैंड में इन्होंने बोला था कि भारत जो है अपना कॉन्सुलेट ओपन करेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है ये तीनों तीनों। ठीक है, उसके बाद इससे सबसे पहले मार्च में गई थी मॉरिशस में, ये याद रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा और है बस, अब ये थोड़े से पॉइंट्स हैंड रिटन वाले देख लीजिए। भारत ने अपनी बायो E3 पॉलिसी जो है लॉन्च करी है, ये सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी। एक एग्री श्योर फंड है भारत सरकार के द्वारा जो लाया गया है, ये क्या करेगा बेसिकली, एग्री श्योर का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स। श्योर, ये तो अपने आप अगर श्योर पता होगा तो समझ आ जाएगा किससे संबंधित है, ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स और रूरल बिजनेस से संबंधित है, और ये फंड बेसिकली 750 करोड़ का होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स के लिए एग्री श्योर। अब ये जो है पीस अग्रीमेंट, मैंने लास्ट वाले में कहा था कि हम करेंगे साफ साफ, तो वो हम उसमें नहीं किए थे। अब देख लीजिए, भारत सरकार और त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया है मिलकर, यूनियन होम मिनिस्टर और यहाँ पर सीएम यहाँ के मानिक साहा ने पीस अग्रीमेंट साइन किया है इन दोनों के साथ मिलकर। ये कौन है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। तो NLFT और ATTF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ATTF, इन दोनों के साथ समझौता किया है। ठीक है, देखिए मैंने वो वाला रिवाइज नहीं करवाया है अभी तक जो हमने किया है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जो हैंड रिटन है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं 23वां लॉ कमीशन जो है भारत का, ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 के लिए बनाया गया है। नवरत्न का किसको स्टेटस दिया गया है हाल ही में, ये जो कंपनीज हैं कौन कौन सी हो गई हैं, ये हो गई NHPC, उसके बाद SJVN एंड देन रेल टेल। ठीक है, रेल टेल। तो ये हमारे लिए तीनों के थोड़े से नाम देख लीजिएगा।
एक बार इसके नाम जो है वो मैं बता देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, एनएचपीसी जो है ये हो जाएगा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एसजेवीएन क्या हो जाएगा, एसजेवीएन हो जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्या हो जाएगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, एक ये है रेलटेल। रेलटेल क्या है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी मिला है। यहाँ पर जो नहीं लिखी है वो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, देन रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चारों क्या हो गए, तीन लिखे हैं यहाँ पर नाम, बेसिकली ये चारों को नवरत्न स्टेटस दिया गया है। उसके बाद एक सिंगापुर लिटरेसी, नहीं लिटरेचर प्राइज है, ये लिटरेसी नहीं लिटरेचर प्राइज है। तो ये किसको मिला है, प्रशांति राम को। तो राम को, सिंगापुर में राम को लिटरेचर का प्राइज मिला है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े से फर्जी टाइप वाले पॉइंट्स हैं। फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन का पुरस्कार किसको मिला है, सुंदर गोपाल श्रीधर को। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का फेलोशिप सुंदर गोपाल को, तो ये सुंदर थे तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का दे दिया गया। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, केरला टूरिज्म को। तो एशियन ट्रैवल एसोसिएशन में गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, केरला टूरिज्म को। इनकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी के अंतर्गत इनको ये अवार्ड दिया गया है। एक आया था साइक्लोन असना। ठीक है, ये पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया था। लगभग 1976 के बाद से अब ये ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म थी जो अरेबियन सी में हिट करने वाली थी, पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, असना नाम किसने दिया है, पाकिस्तान ने। उसके बाद देख लेते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। देखिए ये मिला है ध्रुवी पटेल को, ये इंडियन अमेरिकन है। मिस यूनिवर्स किसको मिला है, रिया सिन्हा को। अब देखो, अब हमने इसी तरह के अवार्ड्स हमने अक्टूबर में भी देखे थे, तो अब एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक थी मिस अर्थ इंडिया। मिस अर्थ इंडिया कौन थी, अर्थ इंडिया थी गौरी। ठीक है, मैंने कहा था अर्थ इंडिया थोड़ा सा नाम ऐसा लग रहा है कि हाँ गौरी भारतीय है, उनको मिला है। उसके बाद मिस इंडिया किसको मिला है, मिस इंडिया मिला था निकिता को। ठीक है, तो जो गौरी थोड़ा सा देसी नाम है, अर्थ और इंडिया जब दोनों आ जाएंगे तो वो गौरी मिलेगा। इंडिया मिला है निकिता को। ठीक है, मिस इंडिया किसको मिला है, निकिता को मिला है। उसके बाद इनका नाम, गौरी का पूरा नाम था गौरी गोथेनकर, और उसके बाद मिस इंडिया का पूरा नाम है निकिता पोरवाल। ये है हमारी मध्य प्रदेश की। और उसके बाद एक था मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, जो थोड़ा सा फैंसी सा नाम था, ये भी भारतीय है, रेचल गुप्ता, इनको मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा साफ साफ लिखकर। सबसे पहले मिस इंडिया अर्थ, मिस इंडिया अर्थ कौन है, गौरी। ठीक है, फिर मिस इंडिया कौन है, मिस इंडिया है निकिता पोरवाल, निकिता। ठीक है, फिर ग्रैंड इंटरनेशनल, ग्रैंड इंटरनेशनल कौन है, ये है रेचल। ठीक है, और फिर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन है, ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स कौन है, रिया सिंह। ठीक है, तो सब इंडिया, इंडियन अमेरिकन और भारतीय हैं। निकिता जो है ये एमपी की हैं और मिस इंडिया हो गई हैं। ठीक है, मिस इंडिया कौन है, निकिता। मिस यूनिवर्स कौन है, रिया, अहमदाबाद की। और निकिता जो है ये मध्य प्रदेश की है। फिर से एक बार पूरा करते हैं। तो इंडिया अर्थ कौन है, मिस इंडिया अर्थ गौरी। ठीक है, उसके बाद मिस इंडिया कौन है, निकिता, मध्य प्रदेश। ग्रैंड इंटरनेशनल रेचल। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड की बात आ रही है तो ध्रुव, पूरा सब ध्रुवों को इंक्लूड कर लिया, ध्रुवी पटेल, इंडियन अमेरिकन। यूनिवर्स की बात आएगी तो वो रिया, रिया को मिला है अहमदाबाद की। ठीक है, तो ये 5 अवार्ड्स हैं, तो इनको याद रखिएगा। देन बुक्स की बात आती है, तो बुक्स में इंडिया एट 100, ये किताब किसकी है, इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये केवी सुब्रमण्यम की किताब है। एक नेक्सस कर कर किताब है, युवाल नोआ हरारी, युवाल नोआ हरारी की एक किताब है सेपियंस, जो एक काफी चर्चा में रही किताब है और अच्छी किताब है। ये जो इनकी किताबें होती हैं, इन लोगों को आप, इन लोगों की किताबों को थोड़ा सा पढ़कर मेंस के अपने ऐसे में मेंशन कर सकते हैं इनकी किताबों का नाम। ठीक है, श्री रामा इन तमिलंगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड, तो श्री राम की बात हो रही है तो हरि आ जाते हैं, तो बी के हरि और हेमा हरि, हरि हरि भगवान के राम से नाम से याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद एक हिलकॉल वैक्सीन है, ये किससे संबंधित है? ये हिलकॉल वैक्सीन हमारी संबंधित हो जाएगी कॉलेरा से। फिर G20 लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट, देखो अब ये G20 की मीट ब्राजील में हो रही है तो ब्राजील ही होगा, अनटिल एंड अनलेस एग्जैक्ट लोकेशन ना पूछे, फोर्टालेजा। ब्रिक्स की समिट रशिया में हो रही थी तो ये रशिया ही होगा। फिर ये 14वीं ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग मॉस्को में हुई है, ठीक है। फिर ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग कहाँ हुई है? रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जहां पर सिक्योरिटी है वहां पर लोगों को पीटा नहीं जा सकता, पीटर्सबर्ग में हुई। 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ हुआ? देहरादून में। तो आयुर्वेद से संबंधित उत्तराखंड याद आ रहा है हमको, तो वो देहरादून हो गया। एक शिल्पी दीदी महोत्सव और नदी उत्सव दोनों ही हमारे दिल्ली में आयोजित किए गए, ठीक है। ये मैंने मैप में नहीं लगाया, ये थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे तो इनको यहाँ पर लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ में हुआ क्या? जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नया फ्लैग और एम्बलम जो है उसको अनवील किया है। तो एक पॉइंट याद रख लेना। अडानी की एक डील थी कि केन्या जाएंगे, वहां का जो एयरपोर्ट है उसको लीज पर ले लेंगे 30 साल के लिए, लेकिन वहां की जो कोर्ट है उसने उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? बायो ई3 पॉलिसी सस्टेनेबल बायोटेक के लिए, श्योर सपोर्ट स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स और रूरल बिजनेस के लिए। त्रिपुरा की सरकार और इंडियन गवर्नमेंट ने किसके साथ किया? पीस अग्रीमेंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है। इन सबके नाम थोड़े से देख लेने होते हैं ताकि हमारा वहां पर टिक हो सके। 23वां लॉ कमीशन बना है 2027 तक के लिए। नवरत्न का स्टेटस यहाँ पर जो है NHPC, SJVN, रेलटेल, और इसके अलावा कौन सी हो गई है हमारी? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 4 को मिला है। सिंगापुर लिटरेचर प्राइज राम को मिला है। देन फेलोशिप रॉयल्टी, रॉयल सोसाइटी का केमिस्ट्री का जो सुंदर थे उनको दे दिया। पैसिफिक का पाटा ट्रैवल एसोसिएशन का केरला को मिला है। डिजिटल मार्केटिंग में साइक्लोन असना कहाँ का था? पाकिस्तान ने नाम दिया, अरेबियन सी में आया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड इंडिया की ध्रुवी पटेल, यूनिवर्स रिया सिंगला। मिस इंडिया अर्थ और इंडिया एक साथ गौरी को मिला है, और इंडिया जो है वो निकिता को मिला है, और ग्रैंड इंटरनेशनल किसको मिला है? रेचल गुप्ता को मिला है। इंडिया एट 100 KV सुब्रमण्यम की किताब है। नेक्सस किताब है युवाल नोआ हरारी की, और श्री रामा इन तमिलंगम हरी हरी की किताब है, ठीक है। हिल कॉल क्या है? ये बेसिकली चोल से कॉलरा, ठीक है। G20 की लेबर एम्प्लॉयमेंट फोर्टालीजा में हुई। उसके बाद ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग मॉस्को में हुई। नेशनल सिक्योरिटी की पीट रहे हैं पीटर्सबर्ग, पीट नहीं सकते। वर्ल्ड आयुर्वेदा देहरादून। शिल्पी दीदी नदी महोत्सव दिल्ली। नेशनल फ्लैग और एम्बलम 75वीं वर्षगांठ में सुप्रीम कोर्ट की। केन्या की कोर्ट ने अडानी के साथ डील को रोक दिया। फिर कुछ आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट। देखिए शिंजो आबे थे पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या हुआ? इनके बाद आ गए फ्यूमिडो फुमिदा किशिदा फुमियो किशिदा फुमियो किशिदा, ठीक है। तो जो फुमियो किशिदा थे ये ज्यादा चल नहीं पाए, इनके ऊपर ज्यादा थोड़े से लग गए चार्जेस वगैरह, तो इनको हटा दिया गया। और किसको बना दिया गया? शिगेरू इशिबा। तो इनका था नाम याद रख लो। तो शिंजो आबे के बाद फुमिदा नहीं चल पाए, फूमियो किशिदा नहीं चल पाए, तो शिंजो से SHI से थे, ये भी शी गेरू है, ठीक है। तो अब शायद ये शी याद रख लेना, बीच वाले ज्यादा नहीं उनको पसंद किया गया। लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टी के। फिर 16वें श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिनी अमरासुरिया, ठीक है। तो इनको कोई हरा नहीं सका। इन्होंने जो भी, अब ये जो भी प्रॉब्लम श्रीलंका में रही है उसको हरने आ गई है हरिनी, 16वीं प्राइम मिनिस्टर बनी है। 2000 में सिरिमावो बंदरनायका के बाद ये तीसरी महिला बनी है। 2000 के बाद तो अब ये 24 सालों में पहली बनी है, वैसे ये कुल मिलाकर तीसरी है। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर हो गई। फिर आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुराग कुमारा दिस्सानायक, ठीक है। नेशनल पीपल्स पावर जो है पार्टी, उसके हैं। 10वें प्रेसिडेंट बने हैं ये पहले श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं जिनको दूसरे राउंड ऑफ वोटिंग काउंटिंग में बनाया गया। रनिल विक्रम सिंघे को इन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हरिनी है, हरने आई है, तीसरी महिला है। और अनुराग कुमारा और दिशा नायक, तो ये दिशा कौन दिखाएगा? मेजर वहां के प्रेसिडेंट जो है वो वहां की दिशा दिखाएंगे। तो दिशा नायक प्रेसिडेंट दिखाएंगे, और हरेंगी कौन? प्राइम मिनिस्टर। जाफर हसन PM कहाँ के बने हैं? जॉर्डन के। तो ये जॉर्डन वही है जिसने लेप्रोजी मुक्त घोषित कर दिया गया है, पहला देश, राइट। उसके बाद ये थोड़ा सा देख लो। ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स जो है मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। परम का फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन, ठीक है। ये कहाँ लॉन्च किए गए हैं? परम को पदक में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? पदक में। परम रुद्र सुपर
कंप्यूटर्स को पदक में लॉन्च किया गया है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है 2015 का, उसके तहत मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, परम को पदक में। ठीक है, यूएनजीए ने क्या अडॉप्ट किया है? यूएनजीए ने बेसिकली पैक्ट फॉर द फ्यूचर अडॉप्ट किया है। ठीक है, अभी मोदी जी की जो यूएस में विजिट थी, उसमें मोदी जी दो तीन चीजें करे हैं वहां जाके। तो उसमें मोदी जी ने यूएनजीए की जो ये असेंबली थी, इसको भी अटेंड किया है। ठीक है, तो उसी में आप कोई भी करेंगे, जब मिलेंगे तो कोई ना कोई तो पैक्ट उनको करना ही पड़ेगा ना, वरना फिर दिखाएंगे कैसे कि हमने इतना काम किया है। तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर की है। फ्यूचर की जब भी बात आएगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर आएगा, पीस और स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस पर ये फोकस है। इसके 5 फोकस एरियाज देख लेना, पूछ लें, पता चले कितने फोकस एरियाज हैं पैक्ट फॉर द फ्यूचर के, तो 5 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रेवोल्यूशन, फिर यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस। अब इसको एक बार देख लो। अब इसमें ये ध्यान रखो, इसमें फ्यूचर में किसानों की बात नहीं की गई है, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि उसमें किसान है, एग्रीकल्चर है, ओल्ड एज है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, यूथ है, फ्यूचर जनरेशन है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात है। ठीक है, 8वां इंडिया वाटर वीक कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। भारत की सरकार ने भास्कर, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये बनाई है। ये क्या करेगा? हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने में स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये हमारा भास्कर का फुल फॉर्म हो गया। ब्रिक्स का लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हुआ? कजान में। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी वाला कहाँ था? पीटर्सबर्ग में। ठीक है, अभी हम उसको रिवाइज भी करेंगे। उसके बाद सेकेंड एडिशन नविका सागर परिक्रमा। नविका सागर परिक्रमा से समझ में आ रहा है कि ये पूरे सर्कम नेविगेशन ऐसे घूम कर आएंगे। तो आईएनएस तारिणी जो है, इसमें 2 महिलाएं विमेन ऑफिसर्स हैं, रूपा और दिलना। ये लोग सर्कम नेविगेट करेंगी वर्ल्ड को, यानी कि दुनिया का एक चक्कर लगा कर आएंगी आईएनएस तरिणी से। तरिणी से कौन जाएंगी? एक जाएंगी रूपा और दूसरी कौन जाएंगी? दिलना। ठीक है, इन दोनों लोगों का नाम याद रख लीजिएगा। अब ये देख लेते हैं पीएम मोदी की विजिट। अब पीएम मोदी जब यूएस गए सितंबर में, सबसे पहले क्या किए? क्वाड की छठी समिट अटेंड करनी थी इनको। ये हुई कहाँ? विल्मिंगटन डेलावेयर में। ठीक है, तो वहां पर गए। तो क्वाड की समिट में पहले तो क्वाड के कौन कौन से नेशन हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 क्वाड के हैं। छठी समिट हुई, 2007 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, शिंजो आबे ने दिया था। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के समय पर फिर से इसकी मीटिंग शुरू हुई। ठीक है, तो अब इसमें मिले थे तो कुछ बात करनी थी। एक हमने ऑलरेडी देखा था, कैंसर मूनशॉट से संबंधित इनिशिएटिव लॉन्च किया। एक इन्होंने कहा है मैत्री, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, 2025 में आएगा। ठीक है, तो ये मैत्री भी क्वाड से संबंधित हो गया। 2025 की क्वाड की समिट होगी कहाँ? हमारे भारत में होगी। ठीक है, उसके बाद ये कर लिए, फिर इन्होंने बायलेटरल मीटिंग करी किसके साथ? वहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के साथ। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत में स्थापित होगा, इससे संबंधित बायलेटरल बातें करी। उसके बाद यूएनजीए समिट ऑफ द फ्यूचर इन्होंने न्यूयॉर्क में अटेंड करी। ठीक है, तो ये जगह है, याद रखना, ये 2-3 चीजें मोदी जी यूएस में किए। ठीक है, और ये जो वो थी वो हमने ऑलरेडी देख लिया है इसका। फिर एक न्यूएस्ट मेंबर जो ब्रिक्स में ऐड हुआ है वो कौन है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, ये है अल्जीरिया। राइट, अब एक बार हम इसको देख लेते हैं दोबारा। देखिए, तो ये शिगेरू इशिबा जापान के हो गए, हरिया किसने? श्रीलंका की पीएम ने, और दिशा कौन दिखाएंगे? प्रेसिडेंट, नेशनल पीपल पावर के हरने आई हैं, 16वीं हैं, और दिशा दिखाने वाले 10वें हैं। रानिल विक्रमसिंघे को हटा दिया। जफर जॉर्डन के हैं प्राइम मिनिस्टर। परम पदक 3 जगहों में लॉन्च किया गया। यूएनजीए का पैक्ट फॉर द फ्यूचर, यूएनजीए की मीटिंग हुई कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर, 5 ये फोकस एरियाज देख लीजिएगा। देन 8वां इंडिया वाटर वीक दिल्ली में हुआ। भास्कर, भारत स्टार्टअप नॉलेज असेस इंडस्ट्री सरकार ने स्टार्ट किया है। ब्रिक्स लिटरेचर फेस्टिवल कजान रशिया में हुई। ठीक है, और ये सेकेंड एडिशन नविका सागर परिक्रमा का रूपा और दिलना आईएनएस तारिणी से करेंगी, ऑफिसर्स हैं। उसके बाद क्वाड समिट विल्मिंगटन डेलावेयर, मैत्री और कैंसर मूनशॉट। देन बायलेटरल समिट हुई, और देन यूएनजीए का समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ। राइट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया सदस्य बन गया। देखिए, अब आपने इतना सब कुछ देख लिया है, थोड़ा सा और देख लीजिए बस। एंड तक हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर का पार्ट करेंगे जिससे क्वेश्चन जरूर आता है। स्पोर्ट्स में मनु भाकर जो है ये एम्बेसडर बनी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की। ठीक है, तो ये मनु भाकर शूटिंग की संबंधित है। ओलंपिक्स में हम इनका नाम देखेंगे। फिर आता है
शरद कमल ये टेनिस के हैं, ये इंडियन एम्बेसडर बने हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के, पहले भारतीय एम्बेसडर बने हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के। संतोष कश्यप हेड कोच किसके बने हैं? इंडियन नेशनल विमेन्स फुटबॉल टीम के। तो विमेन्स फुटबॉल टीम के लिए संतोष चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए उसको संतोष को बनाया गया कि संतोष से वो उनको सिखाएं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर लो। मनु भाकर को ये मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का एम्बेसडर बनाया गया। शरद कमल को क्या बनाया गया? पहले इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। फिर 45वां चेस ओलंपियाड हुआ। ये हुआ कहाँ? बुडापेस्ट हंगरी में। ये काफी ज्यादा चर्चा में था, इसलिए इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 197 टीम्स थी इसमें मेन की और 183 टीम्स थी विमेन की। जो इंडियन मेंस टीम थी इसने फाइनल में स्लोवेनिया को हराया। गुकेश डी इसके कैप्टन थे। और इंडियन विमेन्स टीम में हरिका द्रोणावली कैप्टन थी इसकी, और अजरबैजान के साथ इनका फाइनल में इन्होंने डिफीट किया। दोनों ही मेंस और विमेन्स दोनों ही टीम्स जो है दोनों जीती, दोनों को गोल्ड मिला। तो ऐसा इससे पहले चाइना और यूएसएसआर की टीम्स हो चुकी हैं कि मेन और विमेन दोनों जीत जाए। तो ये 45वां चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ? बूडापेस्ट हंगरी। तो ये चेस में हंगरी थे अवार्ड्स के, तो दोनों लोगों ने जाकर एक साथ जीत लिया, ठीक है। मेंस में कौन थे? गुकेश डी कैप्टन थे, और विमेन्स में हरिका द्रोणावली। मेंस ने डिफीट किसको किया? स्लोवेनिया को। और विमेन्स ने अजरबैजान को, ठीक है। और उसके बाद ये पिछली बार इनको मिला था ये गैपिंडाश विल्ली कप कर है, जो भारत ने कुल मिलाकर रिटेन कर दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बस। इससे पहले रशिया ऐसा था जो रिटेन कर सका था अपना पुरस्कार, अपना ये कप, ठीक है। फिर रेसलर जो है संग्राम सिंह, ये पहले भारतीय बन गए हैं जिनको मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स में एमएमए फाइट, जो कि गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप यूएसए में हुई, जो यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। तो पहले बन गए हैं इसलिए देख लो, वरना ये सब इतना इंपॉर्टेंट ना होता। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप यूएस में जाकर मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स फाइट में संग्राम कर दिया, एकदम संग्राम मचा दिया, और पहले भारतीय बन गए जीतने वाले, ठीक है। उसके बाद 14वां हॉकी इंडिया जूनियर मेंस कप नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई? पंजाब में। हॉकी कहाँ हुई? पंजाब में। हॉकी पंजाब जीता और हॉकी उत्तर प्रदेश सेकंड आया, ठीक है। फिर जावलिन थ्रो में, अब ये हमने ऑलरेडी घटनासार में भी किया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को अवार्ड्स कौन से मिले? देखो, एक लॉसन डायमंड लीग स्विट्जरलैंड की, इसमें इनको दूसरा मिला है। फिर ब्रसेल्स डायमंड लीग हुई, इसमें भी इनको दूसरा मिला है। दोनों में ही एंडरसन पीटर्स जो हैं ये ग्रेनेडा के हैं, ये जीते हैं, ठीक है। तो लॉसन और ब्रसेल्स दोनों थोड़े से सिमिलर नाम लग रहे हैं। दोनों में नीरज चोपड़ा सेकंड है। सेकंड का मतलब क्या हुआ? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, तो ये समझ जाएंगे ना, सिल्वर। और एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के, ये फर्स्ट है। देन वर्ड स्किल्स लियोन, LYON लिखा है, 2024 फ्रांस में। इंडिया को इसमें 4 ब्रॉन्ज मिले, इतना रेलेवेंट नहीं है, बस देख लो, ठीक है। उसके बाद एक बार ग्रैंड स्लैम्स देखेंगे, यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिससे क्वेश्चन आएगा। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो मनु भाकर शूटिंग की है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स की एम्बेसडर। शरद कमल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के। संतोष विमेन्स फुटबॉल टीम के लिए चाहिए। 45 चेस ओलंपियाड में हंगरी थे, तो दोनों टीम्स गोल्ड ले आई, ठीक है। गुकेश डी इसके कैप्टन थे। हरिका द्रोणावली महिलाओं की थी। स्लोवेनिया को पुरुषों में हराया था और अजरबैजान को यहाँ हराया। फिर ये गैपिन डाशिविली जो कप है, इसको भारत रिटेन करने वाला दूसरा बन गया है रशिया के बाद। संग्राम सिंह यूएस गए, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग में बिल्कुल संग्राम मचा दिया और मिक्स मार्शल आर्ट्स में जीत गए। जो 14वां हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप है, पंजाब में था, तो पंजाब वाला ही फर्स्ट है, या यूपी को सेकंड दे दिए, ठीक है। देन जैवलिन थ्रो में लॉसन और ब्रसेल्स दोनों में नीरज चोपड़ा सेकंड है, और एंडरसन प्रेटर्स ग्रेनेडा के फर्स्ट। लियोन वर्ड स्किल्स लियोन 2024 फ्रांस में हुआ, इंडिया को 4 ब्रॉन्ज मिले, बस। फिर आता है ग्रैंड स्लैम। देखो, ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपने अगर अभी तक पूरा देखा है तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर आपको ये साथ में लर्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ग्रैंड स्लैम्स बेसिकली ये 4 होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहले शुरुआत साल की होती है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है, ठीक है। तो शुरुआत में पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन, ठीक है। तो मतलब रीसेंट कौन सा हो गया हमारा? यूएस वाला।
हम लेकिन देखेंगे सारे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे फिगर कर दूं तो ये पहले मेंस का लिखा है, अभी इसको बड़ा कर भी दिखा दूंगी। ये मेन है, ये विमेन है। 1 और 2 क्या हो गया? विनर और रनर अप। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लर्न करने का तरीका बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको बड़ा कर बता दूंगी। देखो, पहले हम मेंस को देखेंगे। मेंस में कौन कौन थे? उल्टा शुरू किया है हमने। साल सबसे रीसेंट ये है यूएस, फिर विंबलडन, फिर फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलिया। जो यूएस में फर्स्ट आए वही हमारे ऑस्ट्रेलियन में फर्स्ट आए, जो विंबलडन में फर्स्ट आए वही हमारे फ्रेंच में फर्स्ट आए। तो मेंस में ये चीज ध्यान रखनी है हमको। जानिक सिनर शुरुआत वाले में फर्स्ट आए, आखिरी वाले में फर्स्ट आए। हैं किस देश के? इटली के। कार्लोस अल्करेज जो कि स्पेन के हैं, ये विंबलडन और फ्रेंच दोनों में फर्स्ट आए। तो पहले तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, ये सीक्वेंस है। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया में साल की जब शुरुआत हुई इनके 2024 की, तो उसमें जीते, और जब साल का अंत हो रहा था यूएस में तब जीते। ठीक है, इटली के हैं। तो यूएस ओपन जीतने वाले पहले इटालियन भी ये बन गए हैं। और बीच में क्या हुआ? बीच में नहीं जीत पाए। बीच में फ्रेंच और विंबलडन में कार्लोस एल्कराज जीत गए। ठीक है, ये मैन हो गए। फिर क्या आता है? अब इधर देखें, ऑस्ट्रेलिया जब साल साल की शुरुआत हुई, नीचे से लर्न करवा रही हूँ। साल की जब शुरुआत हुई तो वही घिसे पिटे जिनका नाम आप हमेशा, नॉट घिसे पिटे, नाम सुनते रहते हैं। डानियल मेडवेडेव का नाम सुने होगे, सुन चुके हो ना? तो रशिया के डानियल मेडवेडेव जीत गए, सेकंड पोजीशन पे आ गए। फिर एलेक्जेंडर ज्वेरेव का नाम भी थोड़ा सुना होगा, डानियल मेडवेडेव से कम, लेकिन हाँ सुना जरूर होगा। ठीक है, तो ये जीत गए, जर्मनी के। उसके बाद विंबलडन आता है। तो विंबलडन में इनका आपने नाम ज्यादा ही सुना होगा, पहले जो बहुत जीतते आ रहे थे, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ठीक है, ये जीत गए। फिर यूएस आया, तो यूएस में अब यूएस ने कहा कि मेरा कोई नहीं जीतेगा क्या, तो यूएस ने अपने यहाँ के टेलर को लगा दिया, और ये पहला बार है कि ये जीते हैं। ठीक है, तो ये टेलर फ्रिट्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले था, तो पहले में घिसे पिटे डैनियल मेडवेडेव रशिया के जीत रहे थे। अंत में आते आते यूएस में आ गए, और यूएस के नए आ गए टेलर। तो पहला और आखिरी में चलते हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और यूएस के पहले विनर कौन है? सेम है, जैनिक सिनर। ठीक है, पहला जब शुरू हुआ 2024 का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया वाला, तो उसमें घिसे पिटे डैनियल मेडवेडेव रशिया के जीत गए। तो यूएस ओपन जब जैनिक सिनर फिर फर्स्ट आए इसमें, तो अब इसमें कहा कि यूएस ने कि अब हमारा, उसमें रशिया जीता था, अब हम अपना करेंगे। तो ये टेलर को ले आए यूएस के। ठीक है, अब बीच के फ्रेंच और विंबलडन में क्या हुआ? दोनों में जीते कौन है? फर्स्ट कार्लोस अल्करेज स्पेन के। ठीक है, तो इसमें फ्रेंच वाले में कौन जीता है? एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं। और विंबलडन में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के। ठीक है, तो फ्रेंच में एलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं, अपने बाजू वाले देश के को जितवा दिए, जर्मनी के। उसके बाद विंबलडन में सर्बिया के अब नोवाक जोकोविच जीत गया। ठीक है, तो ये कि थोड़ा सा फिगर याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको फिर से देखेंगे। फिर आती है महिलाएं। महिलाओं में क्या हुआ? अब जैसा कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक देखा हमने कि पुरुषों में विनर्स सेम थे, ठीक है, वैसे ही महिलाओं में भी यूएस और ऑस्ट्रेलिया की विनर्स सेम है। ठीक है, यानी कि अरायना सबालेंका बेलारूस की, यही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीती थी और यही जीती यूएस ओपन भी। जो फ्रेंच और विंबलडन में जो टॉपर्स थे, यानी कि जो विनर्स थे, वो कार्लोस एल्करेज दोनों में थे। इसमें फर्स्ट वाली पोजीशन तो अलग है, लेकिन जो सेकंड है विंबलडन और फ्रेंच में, वो सेम है। ये क्या नाम है? जैस्मिन पाउलिनी। जैस्मिन पाउलिनी इटली की। ठीक है, तो जैस्मिन पाउलिनी इटली की दोनों जीती हैं, फ्रेंच भी और ये विंबलडन भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, लर्न हो जाएगा। अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में अरायना सबालेंका जो थी ये जीती, और इनके साथ चीन की जेंग क्विनविन जीती। ठीक है, यहां पर रशिया के जीते थे, तो रशिया और चाइना में बढ़ रही है दोस्ती। इधर डैनियल मेडवेडेव जीते रशिया के, तो इन्होंने कहा हम भी चीन वाले को जितवा देंगे, जेंग क्विनविन। ठीक है, महिलाओं में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच की बात करें, तो फ्रेंच में सेकंड पोजीशन तो हमने देख ली, ये है ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक ये पोलैंड की है, ये फ्रेंच जीती। और सेकंड पोजीशन विंबलडन और फ्रेंच की सेम थी, जैस्मिन पाउलिनी इटली की।
विंबलडन में विंबलडन बारबरा जीती, ठीक है। तो ये कौन जीती? बारबरा, चेक रिपब्लिक की। सेकंड इसमें जैस्मिन पाउलिनी थी। फिर आता है यूएस ओपन, अराइना जीती। तो अराइना के बाद अब यहाँ पर जीती जेसिका। अभी इसमें जैस्मिन जीत रही थी बीच सेकंड में, अब जैस्मिन को हटा दिया गया और यूएस में कौन आ गई? जेसिका, ठीक है। तो फिर से एक बार देखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे और दोनों को एक साथ देखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो विनर्स थे वही हमारे यूएस में विनर्स हैं, ठीक है। तो जेनिक सिनर और उसके बाद रशियन डैनियल मेडवेडेव, इधर अराइना सबेनका बेलारूस की और दूसरे चीनी आ गए जेंग क्विनविन। फिर आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच में कार्लोस अल्करेज, एलेक्जेंडर ज्वेरेव। कार्लोस अल्करेज स्पेन के थे और एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। इधर आ गई पोलैंड की ईगा, ठीक है। तो पोलैंड की ईगा आ गई फ्रेंच की, और जैस्मिन कौन आ गई? पाउलिनी इटली की, ठीक है। तो फ्रेंच में ये स्पेन के हो गए और फिर एलेक्जेंडर जर्मनी के हो गए। फ्रेंच वालों ने अपना सेकंड वाला पुरुषों में जर्मनी को दिया, पहला वाला ईगा को दिया पोलैंड की, और फिर जैस्मिन को दिया इटली का। तो सब यूरोप में ही इन्होंने रख लिया अपना, ठीक है। फिर आता है विंबलडन। विंबलडन में फिर से कार्लोस एल्केरेस थे, ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के सेकंड आए। तो विंबलडन में बड़बड़ा कर एकदम बारबरा जीत गई, और जैस्मिन पाओलिनी जो फ्रेंच में जीती थी वही फिर से जीत गई इटली की। बारबरा चेक की रिपब्लिक की है। यूएस ओपन आता है जानिक सिनर इटली के, टेलर यूएस की, ठीक है। और उसके बाद अरायना सबेलिनका बेलारूस की, और यहाँ पर जैस्मिन की जगह जेसिका आ गई यूएस की। तो यूएस ओपन ने कहा हम फर्स्ट तो जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले रिपीट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ही, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जीत चुके हैं फर्स्ट में वही हमारे यहाँ भी यूएस में जीतेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सेकंड वाले दोनों को अपने यहाँ का रखेंगे। पुरुषों में टेलर को रखेंगे, महिलाओं में जेसिका को रखेंगे। आई होप आपको लर्न हुआ होगा। बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये सब लर्न करना, दिमाग में बनाए रखना। तो शायद आपको सहयोग मिला होगा, वरना एक बार आप खुद भी ऐसे ही लिख कर याद कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज याद है, ये जनवरी की न्यूज है, बट अगेन थोड़ा सा हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेंस डबल्स था, इसमें जीते थे रोहन बोपन्ना, ठीक है। मैथ्यू एबडन के साथ जीते थे ऑस्ट्रेलिया का। रोहन बोपन्ना इससे पहले 2017 में भी जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे, उसके बाद फिर कोई वाला ग्रैंड स्लैम में नहीं जीत पाए। हराया किसको था इन्होंने? सिमोन बोलेली को और एंड्रिया ववासेरी को, ठीक है। सिमोन और एंड्रिया इटालियन है, इन दोनों लोगों को हराया। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपने चीजों को लर्न कर लिया होगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए। नोट्स बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी इस समय पर। नोट्स ना बनाकर सुनकर हम जितना ज्यादा चीजों को लर्न करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि नोट्स एट द एंड ऑफ द डे टाइम बहुत लेते हैं, राइट। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।